जहां 5 लोगों की मर्डर मिस्ट्री मामले में नया अपडेट आया है। पुलिस को मौके से 2 पन्ने का एक सुसाइड नोट मिला है। परिवार के मुखिया राहुल तिवारी ने यह सुसाइड नोट लिखा है। राहुल के शव के पास ही यह सुसाइड नोट बरामद किया गया। सुसाइड नोट का फोरेंसिक टेस्ट भी अब होगा। पुलिस इसका फोरेंसिक टेस्ट कराएगी। सुसाइड नोट में ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर ये कड़ा कदम उठाने की बात लिखी गई है। राहुल तिवारी के परिवार वालों ने उनकी ही राइटिंग की तस्दीक की है। कहा है कि ये राइटिंग राहुल की ही है। पुलिस ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में अब ले लिया है। सुसाइड नोट में सीधे तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस चर्चित मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जहां मृतक राहुल तिवारी के 2 सालों पिंटू और चंद्रशेखर के साथ ही 2 अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल तिवारी के बड़े भाई मुन्ना तिवारी की तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी अजय कुमार ने सुसाइड नोट मिलने और एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी। थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज, यह घटना के बारे में आपको ब्रीफ किया था कि एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए थे, जिस पे पुलिस टीमें तत्काल पहुंची थी। मौका मुआयना किया गया था। इसमें एक डेवलपमेंट है। हमारी टीमों के द्वारा जो फील्ड यूनिट की टीमें थीं और सारी टीमें लगी थीं, पूरे घर की सर्चिंग कराई गई है। उसमें एक जहाँ पे राहुल तिवारी जो मृतक हैं, उनकी बॉडी जहाँ पे लटकी हुई थी, वहीं पर जंगले के पास जो ग्रिल होता है, वहाँ पे 2 पन्नों का हस्तलेख मिला है। परिजनों ने प्रथम दृष्टया ही बताया है कि ये मृतक राहुल तिवारी का ही हस्तलेख है, जिसमें उन्होंने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए ये बताया है कि इन्हीं के कारण से पूरी घटना हुई है। और उसमें और भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, जिसको भी अभी मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा इससे। उसमें उन्होंने कुछ नाम लिखे हैं जो इस पूरी घटना के लिए उत्तरदायी हैं और जिसके कारण ये पूरी घटना हुई है। तो उनका हस्तलेख 2 पन्नों का हमको मिला है, उसको सीज़ किया गया है। उसके आधार पे अभी पीएम रिपोर्ट के लिए बॉडीज़ भेजी गई हैं। जो पीएम रिपोर्ट आएगी पैनल के द्वारा, उसके द्वारा तहरीर मिली है जिसमें 4 नामजद करे गए हैं। उसमें भी ससुराल पक्ष के द्वारा दखलंदाजी और उत्पीड़न की बात कही गई है। और जुलाई महीने में पिछले साल इनके बीच बड़ा झगड़ा हुआ था कौशाम्बी में, और जिसके बाद ससुराल पक्ष वालों ने इनके प्लाट पर, इनके खेत पर, इनके मकान पर कब्जा कर लिया। इसकी भी बातें सामने आई हैं पूछताछ में। और कुल मिलाकर ये ससुराल पक्ष द्वारा उत्पीड़न का और उसके बाद सारी घटना कारित किया जाना पाया जा रहा है। 2 पन्नों का जो नोट मिला है, हस्तलेख मिला है, उसका मिलान कराया जाएगा एफएसएल लैब से। हालांकि परिजन ये बात कह रहे हैं कि उन्हीं का हस्तलेख है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में उनका मिलान एफएसएल से, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से कराया जाएगा और तब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी पीएम रिपोर्ट और तहरीर अन्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 7 टीमें लगी हैं लोगों को हिरासत में लेने के लिए। बहुत जल्दी ही हिरासत में लेके पूरी सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। टीमें हमने भेजी हैं और अभी उनसे रिपोर्ट लिया जा रहा है। टीमें लगाई गई हैं ताकि 24 घंटे के अंदर सभी लोगों को हिरासत मिले। तहरीर जो मृतक हैं राहुल तिवारी, उनके बड़े भाई हैं मुन्ना तिवारी, उन्हीं के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसको तत्काल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या का ये मामला है, जहां पुलिस के साथ अब एसटीएफ भी मामले की जांच करेगी। एक ही परिवार के 5 लोगों का शव मिला था। पत्नी और 3 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या हुई। पति का शव बाहर लटका हुआ मिला। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसकी अब पुष्टि हुई है कि ये खुद राहुल तिवारी ने सुसाइड नोट लिखा है। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। मोहम्मद, कई लोगों पर ससुराल पक्ष के ही लोग इसमें शामिल हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या किसी की अभी तुरंत गिरफ्तारी संभावित हुई है और क्या अपडेट है इस मामले में? और देखिए, इस मामले में जो मृतक राहुल तिवारी हैं, उनके बड़े भाई मुन्ना तिवारी ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें 2 लोग ऐसे हैं जो राहुल तिवारी के साले हैं और ससुराल पक्ष के 2 अन्य लोग हैं। जबकि राहुल तिवारी के शव के पास से जो एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें 11 लोगों के नाम का जिक्र किया गया है। इन 11 लोगों में 2 महिलाएं हैं और 9 पुरुष हैं और ज्यादातर लोग जो है वो ससुराल पक्ष के सदस्य हैं। और साफ तौर पर इन सभी लोगों पर आरोप ये लगाया गया
गया है कि ये सारे लोग प्रताड़ित करते थे। इनकी प्रताड़ना की वजह से ही उसे ससुराल छोड़ना पड़ा, कौशाम्बी छोड़ना पड़ा और प्रयागराज में 5 महीने के अंदर 3 मकान बदलने पड़े। तो मजबूरी में ये कदम उठाए जाने की बात राहुल तिवारी की तरफ से कही गई है। और अगर माना यह जाए कि सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है, जो पुलिस ये बता रही कि ये सुसाइड नोट है, अगर राहुल तिवारी की राइटिंग है, उसी के द्वारा लिखा गया है, तो अब ये गुत्थी जो है लगभग सुलझ चुकी है। उस नोट से ये साफ हो गया है कि राहुल तिवारी ने परेशान होकर, मजबूर होकर अपनी पत्नी की हत्या की, 3 बेटियों की हत्या की और उसके बाद सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट लिखने के बाद वो खुद फंदे पर लटक गया। बहरहाल शासन लेवल पर भी इस मामले में दखल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह इस मामले में संज्ञान लिया था और उनकी मंशा के मुताबिक शासन स्तर पर इस मामले में एसटीएफ भी मदद के लिए लगा दी गई है। एसटीएफ जो है वो प्रयागराज पुलिस की इस पूरे मामले में तफ्तीश में मदद करेगी। जहां जरूरत होगी वहां प्रयागराज पुलिस एसटीएफ की मदद ले सकती है। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो एसएसपी अजय कुमार हो, चाहे एडीजी प्रेम प्रकाश हो, इन सबका यही कहना है कि मामला लगभग खुल चुका है। पूरी कहानी कड़ी से कड़ी जोड़ना बाकी है और आज देर रात तक या कल सुबह तक इस पूरे मामले का न सिर्फ खुलासा कर दिया जाएगा, बल्कि जिन लोगों को नामजद किया गया है एफआईआर में, उन सभी की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी, उनके बयान भी दर्ज कर लिए जाएंगे। शुक्रिया मोहम्मद मोइन इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इस प्रयागराज मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का कोई नेता बचाने की कोशिश करेगा तो भी वो बच नहीं पाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, प्रयागराज में एक बड़ी घटना हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। क्या जानकारी मिल पाई? बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत पीड़ाजनक घटना का समाचार है। मैं परिवार के प्रति अपनी संवेदना के साथ साथ जो अब हम सबके बीच नहीं रहे, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस घटना का सच बिना देरी के बाहर लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होंगे उनको पकड़ा भी जाएगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी और इस घटना से मैं बहुत दुखी भी। ऐसा भी कहा जा रहा है, पुलिस का जो तर्क है कि परिवार का जो मुखिया राहुल तिवारी है, उसी ने बच्चों और पत्नी का कत्ल किया, उसके बाद खुद फांसी पर झूल गया। इससे कितना इत्तेफाक है? अभी मैं संजय जी इस पर कुछ नहीं इसलिए बोलूँगा कि जब तक जाँच चलती रहे तब तक कोई ऐसी चीज़, जब तक पूरा सच बाहर नहीं आ जाता है तब तक मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और इस घटना से निश्चित तौर से मुझे भी बहुत कष्ट है, क्षेत्रवासियों को कष्ट है, प्रयाग और प्रदेशवासियों को भी कष्ट है। बढ़ते हैं आगे। अब बात गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की, जिसे आतंकी घोषित कर दिया गया है। एटीएस ने उसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया है। साथ ही एसीजेएम फास्ट कोर्ट में अब केस भी ट्रांसफर कराने की अर्जी दे दी गई है। केस की सुनवाई करते हुए एसीजेएम ने केस को लखनऊ में एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश भी जारी कर दिए। अब लखनऊ में इस केस की आगे की सुनवाई होगी। आज मुर्तजा अब्बासी को लेकर एटीएस की टीम गोरखपुर कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद सुनवाई हुई। तो ये बड़ी जानकारी, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मुर्तजा को अब भेज दिया गया है। कोर्ट ने मुर्तजा अब्बासी की पेशी के दौरान ये कार्रवाई की है, ये फैसला सुनाया है। अब लखनऊ में केस की आगे सुनवाई होगी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मुर्तजा रहेगा और आगे भी पूछताछ की जाएगी। कई सुराग मिले हैं जिन्हें लेकर अभी आगे भी पूछताछ करनी है। मुर्तजा अब्बासी को अब आतंकी घोषित कर दिया गया है। एटीएस ने उसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया है और साथ ही एसीजेएम फास्ट कोर्ट में केस ट्रांसफर कराने की अर्जी भी दे दी गई है। केस की सुनवाई करते हुए एसीजेएम ने केस को लखनऊ के एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अब भेजने का आदेश जारी किया है और लखनऊ में अब केस की आगे की सुनवाई चलेगी। आज मुर्तजा अब्बासी को लेकर एटीएस की टीम गोरखपुर कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद ये सुनवाई हुई।
बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर को लेकर निर्देश दिए हैं, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए। एनसीआर के जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश हैं। नोएडा के 70 और गाजियाबाद के 11 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जहां नोएडा और गाजियाबाद के मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब भेजे जाएंगे, जहां इसके निर्देश भी दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद के डीएम सीएमओ से संवाद कर समीक्षा के निर्देश भी जारी किए गए। तो एक बार फिर से जहां कोरोना के केसेस ना बढ़े, इस बाबत ये निर्देश जारी किए गए। बढ़ते हैं आगे। बिजनौर के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं मुनीर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। वहीं उसके साथ रेहान पर भी 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगा है। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वे बिजनौर जिले के स्योहरा थाना इलाके में एक शादी समारोह में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उसके बाद अपने घर जब वे सहसपुर लौट रहे थे, तब ये हत्या हुई। जांच एजेंसी एनआईए ने इस हत्या को पूर्व नियोजित करार दिया था और अफसर को कई बार गोली मारी ताकि वे हमले से ना बच सके, और इस मामले में अब ये फैसला हुआ है। रायबरेली में एक छात्र को तालिबानी सजा देने का वीडियो सामने आया है, जहां कई छात्र मिलकर एक छात्र को परेशान करते दिख रहे हैं। पीड़ित 10वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। छात्रों ने सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। जगतपुर थाना क्षेत्र के सलोन मार्ग स्थित शिव मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है। तुम भी बेचते हो कि नहीं? बेचते हो ना? आज के बाद से। उधर गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। मामला थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी का है, जहां एक युवक की छाती में गोली मारकर बदमाश फरार हो गए, जबकि घायल युवक को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले पर अब गाजियाबाद के एसएसपी का कहना है कि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। तो संगम विहार इलाके की एक घटना है, जहां एक शख्स को गोली मारी गई है। बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। निकलते ही गाजियाबाद के लोनी थाना बॉर्डर इलाके में एक युवक को गोली मार दी। उस युवक को गोली तब मारी जब वो युवक जिम कर वापस लौट रहा था। क्या है पूरा मामला, जानते हैं गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज जी से। सर, क्या निकल कर आया पूरा मामला? सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, लगभग 8:45 बजे के आसपास। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सोनू पंडित है। वो अपना घर के पास एक जिम था, जिम करके निकल रहा था। उस समय 2 लोग मोटरसाइकिल सवार आया था, उनके सीधे उनका सामने गोली मारा और उसके बाद उन लोग भाग गया था। और पुलिस सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर गई। उसके पहले उनका परिवारजन वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल उनके ले जाकर एडमिट करा दिया। जी, वो जो घायल व्यक्ति है अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में, अभी उनका कंडीशन ठीक है। अभी जो भी उनका बात है वो क्रिटिकल कंडीशन से अभी नहीं कह रहा है डॉक्टर साहब, फिर भी हम 24 घंटे के बाद बता सकते हैं उनका क्या और आगे कंडीशन है। अभी वर्तमान में तो वो उनका हालत ठीक है और हमने तुरंत हमारा टीम का एक्टिवेट कर दिया। हमारा एसपी आरए और सीओ लोनी सभी लोग मौके पर पहुंच के हम लोग वहाँ का आसपास इलाका से पूरा हम लोग छानबीन कर रहे हैं, कौन लोग तक कैसे आया और उसके अलावा उनका कोई पुराना रंजिश से किया है और उसका भी जांच कर रहा है। वो कौन मार सकते हैं, उनके क्या कोई दुश्मनी तो नहीं है और हाल में कोई लड़ाई हुआ उसका भी जांच कर रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग का जानकारी में इतनी हुआ है, अभी उनका कोई अननोन पर्सन्स अज्ञात लोग आए, उनको मार के भागे, इस तरह सूचना मिल रहा है। फिर भी जो हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो बात करने की स्थिति में है। वो जब बाहर आए कि और कुछ हम लोग इनपुट देंगे, उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई बढ़ेंगे और उनका परिवारजन से हम लोग बातचीत चल रहा है और जल्दी से जल्दी केस का खुलासा करेंगे। हमने टीम गठित कर चुका हूँ, एसपी क्राइम और एसपी आर्य का नेतृत्व में 2 टीम लगा दिया हमने अभी जल्दी से जल्दी केस को खुलासा करने के लिए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए कैमरामैन विपिन कुमार के साथ मैं शक्ति सिंह। उधर मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड शिक्षक को उधारी का पैसा वापस मांगना महंगा पड़ गया। जालसाजों ने उन्हें
हनी ट्रैप का शिकार बनाया। मामला रेलवे कॉलोनी फाटक के पास की कॉलोनी का है, जहां बताया जा रहा है कि गिरोह ने उनकी अश्लील वीडियो बना ली, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूल किए गए। पुलिस के अनुसार पीड़ित के गांव के पड़ोस में रहने वाले नईम उर्फ नईमुद्दीन ने 1 सप्ताह पहले ही रिटायर अध्यापक मुरारी को 50,000 रुपए उधारी के देने के बहाने उन्हें बुलाया था और बताए पते पर जब वे पहुंचे तो 2 महिलाएं और कई पुरुष उनके कपड़े उतारकर वीडियो बनाने लगे। बाद में रेप के मामले में फंसाने की धमकी देकर एटीएम से 25,000 रुपए निकाल लिए। साथ ही लगातार पैसों की अब मांग की जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से मिले मोबाइल में कई अश्लील वीडियो भी बरामद किए गए। हनी ट्रैप का मामला कर लोगों के साथ अवैध वसूली करने का एक पूरा गैंग को वर्कआउट किया है और उस गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, जो अपने परिचितों या अपने दोस्तों या किसी प्रकार से जान पहचान बढ़ाने के बाद उनको अपने किराए के मकान पर ले आते थे और वहां फोर्सफुली उनकी न्यूड फोटो और वीडियोस बनाकर उसको एक्सटॉर्ट करते थे। मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने दावा किया कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर दीपक मीणा मेरठ आने से पहले सिद्धार्थनगर के डीएम थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को लेके, तो वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। उसी पे सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी राज्य सरकार और भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको धरातल पे लाना और जो एक्चुअल उनके लाभार्थी हैं जिस तक वो पहुँचनी चाहिए उन तक पहुँचाना, वो भी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ पे हमेशा फोकस रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उस पर भी फोकस अप्रोच करके कार्य किया जाए। और अब बात महंगाई की। महंगाई ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। गृहिणियां सबसे ज्यादा परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो महंगी नहीं हुई हो। महंगाई बढ़ने से घर का बजट भी बिगड़ गया है और घर का बजट बिगड़ने से गृहिणियों की टेंशन भी बढ़ गई है। एक घर में हम मौजूद हैं कानपुर में, जहां पर किचन में ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट के समय आलू कट रही है, टमाटर है, प्याज है, भुना जा रहा है, चाय भी बन रही है, लेकिन नींबू यहाँ से नदारद है। बहुत सारी चीज़ें नदारद है क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बात कर लेते हैं जो गृहिणियाँ मौजूद हैं। महंगाई ने बजट को बिगाड़ा है। जी, महंगाई ने बिल्कुल बजट को बिगाड़ा है। नींबू जहाँ पहले 10 से 5 मिलते थे, अब 10 रुपये का 1 मिलता है। अब वैसे अगर न्यूक्लियर फैमिली हो तो फिर भी चल जाता है। हमारी चूँकि ज्वाइंट फैमिली है और हमें एक बार शिकंजी बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 नींबू चाहिए होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ना ही उसको बनाना पड़े। बच्चों की फरमाइश पर ही उनके लिए ही बनाते हैं। बच्चे जब मांगते हैं तो देते हैं आपको? बच्चे जब मांगते हैं तो वैसे तो हम उन्हें और चीज़ों से बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नहीं मानते तो सिर्फ बच्चों को ही देते हैं हम लोग, और सबके लिए नहीं बना पाते हैं। कटौती कहाँ कर ली आप लोगों ने बजट? कटौती हम लोगों ने बजट में ये की, जैसे कि पहले हम लोग सब्जियां बहुत ज़्यादा लाते थे, 1-1 किलो लाते थे, अब हम उसकी जगह आधा किलो लेकर आते हैं। आप बताइए क्या भूंज रही हैं और क्या महंगाई दिक्कत कर रही है या सब ठीक चल रहा है? महंगाई तो सब बहुत दिक्कत कर रही है। अब हर चीज़ में हम लोग को अपना मन मारना पड़ता है। चीज़ें बनाते ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों की फरमाइशें हैं, अपनी ज़रूरतें तो इंसान फिर भी कम कर सकता है, लेकिन बच्चों को तो खिलाएगा पिलाएगा ना, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है उनको बहलाने के लिए। तो कभी कुछ इस तरीके से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन सब्जियां इतनी महंगी है, नींबू इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है, दूध भी महंगा होता जा रहा है, सीएनजी पेट्रोल सब कुछ तो महंगा हो रहा है, लेकिन अब ज़रूरतें तो पूरी करनी है, तो मैनेज कर रहे हैं हम लोग किसी तरह। माता जी भी घर में बैठी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी, आप बताइए कि महंगाई वो है वाकई में या बजट बिगाड़ रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल पैसे बढ़े, उसकी वजह से सारी महंगाइयाँ बढ़ गई हैं। इसको संभालना मुश्किल है। सरकार को करना चाहिए, इसके लिए सोचना चाहिए कि मतलब कैसे क्या जीवन यापन कैसे हो, सरकार को सोचना चाहिए। और घर का बजट बिगड़ा हुआ है। गृहिणियाँ एक चीज़ गिना रही हैं। आटे का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।